चलिए सभी को गुड इवनिंग। पीछे पर्दे खोल दो, खिड़कियां थोड़ा खोल दो, थोड़ा सा बाहर मौसम अच्छा है, एयर क्रॉस हो जाएगी बढ़िया। खिड़कियां खोल सकते हैं थोड़ी सी, बस। पर्दे वापस लगा दें, भले ही खिड़कियां खोल दें, स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन आएगा। हाँ चलो, तो नोट डाल लीजिए। कल वाला कॉन्सेप्ट एक बार वापस समझ रहे हैं। आज बहुत ध्यान से पढ़ना, एक सरल टॉपिक पढ़ेंगे आज, अल्फा बीटा गामा, जिसपे सवाल हर साल आता है। लगभग पौने 2 घंटे उसका टॉपिक है, पर भाई इतना आसान है ना वो, कि एक दिन में तैयार हो जाता है। और क्वेश्चन आना ही आना है, 2024 में भी आया था, तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो मैं सबको पिकनिक पे ले चलूं क्या? मैं बस में एकदम ओपन ओपन बस हो, गाने चल रहे हो, समोसे कचौड़ी मिल रहे हो। चलो सभी 5-5 हजार रुपए इकट्ठे करेंगे, मुझे जमा करा दें सब। हाँ चलो, बहुत शानदार है। पहले पैसे तो ला, कहाँ जाएंगे क्या? हाँ चलो, ले बस अब कॉन्सेप्ट की तरफ आए। लिखें पहला कॉन्सेप्ट। ले अब शांत हो जाएं बिल्कुल, 5 मिनट अब अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। पहले 15 मिनट तो मैं कल वाली बात फिर से समझा रहा हूं, एकदम धीरे धीरे। और फिर आज पढ़ाऊंगा अल्फा बीटा गामा, पूरी उस पर एक ईएलपी है। अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरी ईएलपी तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलो अब ले बातचीत बंद करेंगे, पूरा फोकस पढ़ाई पर, आपसी गप्पे बंद। एक एक बात को बहुत अच्छे से, मैंने आपको कल भी सिखाया था, वही शब्द वापस बोल रहा हूं। ए प्लस बी मिलकर सी प्लस डी बना रहे हैं, और एनर्जी रिलीज हो रही है। बगैर कुछ याद करे थोड़ा खुद से बात करिए कि सर सबसे पहली बात, इन्हें क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट। बहुत छोटी छोटी बातें समझो, रटने का प्रयास मत करो। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। ठीक है, अब थोड़ा उसको कॉन्सिक्वेंस को समझो, कि देखो सर एनर्जी रिलीज हो रही है, बचपन से पढ़ा है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पहला दिमाग में ये बात बैठी हुई है। फिर तुरंत दूसरा दिमाग क्वेश्चन करेगा, फिर ये एनर्जी आई कहां से? तो फिर तीसरा आंसर आएगा, मास में कमी। यही इस चैप्टर का आधार है। जो मास में कमी आती है मेरे बच्चों, वो किस में कन्वर्ट होती है? और कल मैंने आपको एक जबरदस्त वाक्य बताया था, मास का गायब होना, एनर्जी का प्रकट होना। तो ये एनर्जी जो आई है वो मास में कमी की वजह से आई है। तो पहला मैं लिखूंगा पक्का पक्का, मास में कमी आई होगी, तभी एनर्जी क्या हुई है? रिलीज। एनर्जी रिलीज। सर रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू को लेकर कोई भावनात्मक नहीं होना है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में
जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसे किससे कहा जाता है? क्यू वैल्यू से। जबकि एक अकेले एलिमेंट की बात करें, फेरस, क्लोरीन, हीलियम, कार्बन, इसके लिए जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। क्या बात ओके है? चलो, तो पहला पॉइंट लिखा, मास में क्या ही होगी? कमी। बता किसका मास ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? बहुत बढ़िया। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। बोल हाँ है क्या? मैं आपसे पूछूं मास डिफेक्ट बताओ, तो डेल्टा एम मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। मैं आपको बताऊं एनर्जी रिलीज बताओ, तो Q बराबर mc स्क्वायर। एनर्जी रिलीज का मतलब है रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है Q वैल्यू पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब इसमें कौन सी बात तेरे दिमाग में नहीं बैठ रही वो बता। ये ऐसा दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए मामला। मास में कमी आई, इसका मतलब रिएक्टेंट का मास ज्यादा, मास में कमी आई डेल्टा एम, और वो डेल्टा एम आइंस्टीन मास एनर्जी से किस में बदल गया? एनर्जी में बदल गया। ये एकदम सेट राइट होनी चाहिए बात। कल फिर सिखाऊंगा 10 मिनट, क्योंकि मुझे तो इसकी इंपॉर्टेंस पता है ना। मैं तो पिछले 20 साल से ही काम कर रहा हूं, मुझे पता है कि ये सवाल कितनी कितनी बार ऑल इंडिया लेवल पे पूछा जा चुका है, और भविष्य में भी पूछा जाता रहेगा कि कभी भी क्यू वैल्यू निकालनी है तो क्या करिए? मास में क्या ही होगी? कमी। बोलिए क्या पहला पॉइंट ओके है? देख लो, एक बार मन में रिवाइज कर लो यहीं। अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, पर मेहनत करने से वो बेहतर ही होगा। हम आज जहां भी हैं उससे ऊपर ही जाएंगे, नीचे आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए खुश रह के अच्छा सोचें। चलिए, मेरे हिसाब से पहला मैं आपको समझा चुका हूं बढ़िया, ठीक है। तो ये है साहब क्यू वैल्यू निकालने का तरीका। दूसरा तरीका, कभी कभार वो मास नहीं देता, वो क्या दे देता है? बाइंडिंग एनर्जी। कभी कभी क्वेश्चन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी गिवन होती है। कल मैंने आपको सवाल कराया था, याद हो तो, और आपसे पूछा जाता है क्या बताओ? क्यू वैल्यू। पांचवी बार फिर सुनिए, डर हटेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? क्यू वैल्यू। ताकि धीरे धीरे डर हटे क्यू का, कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है किसी रिएक्शन के दौरान उसे फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्यू वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जरा सोचिए, किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की? सोचिए, कल का याद है अलग बात है, डिस्कस करिए। एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। प्रकृति में कोई रिएक्शन अगर अपने आप हो रही है जिसे कहा जाता है स्पॉन्टेनियस, तो प्रकृति में वो रिएक्शन अपने आप क्यों होना चाहती है? ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। प्रकृति अपने आप अगर कोई अभिक्रिया करवा रही है, इसका मतलब है स्टेबिलिटी को बढ़ाना। इसका मतलब प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल और लेस स्टेबल? बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट्स आर, इट मींस उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। बिल्कुल रटोगे तो परेशान हो जाओगे, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन में करोगे ना तो दिमाग को लंबे समय तक रिलैक्स रहता है।
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर कोई अभिक्रिया अपने आप हो रही है, इसका मतलब है प्रोडक्ट्स ज्यादा स्टेबल हैं, अर्थात उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। बस खत्म। तो इसमें तरीका क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और लिख लें ताकि 3 महीने बाद भी कॉपी पढ़े तो मजा आए। प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। कहां दिक्कत है सारी बातें लिखने के लिए? अपने ही तो नोट्स हैं। और लिख लो एनर्जी रिलीज का मतलब है छोटा सा स्पॉन्टेनियस। क्या समस्या है? ये सारे सवाल के काम आएंगे। और स्पॉन्टेनियस के लिए क्यू वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, और इसको बोलते हैं एक्सो। सारे शब्द लिख लो, किसी भी शब्द से परीक्षा में दिख सकता है, तुझे सारे शब्द समझ में आने चाहिए। स्पॉन्टेनियस बोलो, एक्सोथर्मिक बोलो, एनर्जी रिलीज बोलो, क्यू वैल्यू ग्रेटर देन 0 बोलो, इन सब का एक ही मतलब है। अब क्यू वैल्यू निकालने का तरीका ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, क्या इसमें एमसी स्क्वायर लगाने की आवश्यकता है क्या? क्यों नहीं है? ये ऑलरेडी एनर्जी तो है। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ यार। यहां तो आशीष सर ने एमसी स्क्वायर लगाया था, अरे ये मास था, ये एनर्जी है, तो एमसी स्क्वायर लगाना पड़ा। यहां क्यों नहीं लगा रहा? यहां एनर्जी ही तो है ये, और यहां भी कौन है? एनर्जी। अब यहां एमसी स्क्वायर लगाने की जरूरत बोलो, क्या कुछ क्लैरिटी आ रही है? कौन सा मेथड सही है क्यू वैल्यू निकालने का? वो वाला या ये वाला? अंतर समझिए, दोनों सही है। ये कब लगाएंगे? जब मासेस गिवन हो। ये कब लगाएंगे? जब बाइंडिंग एनर्जी गिवन हो। दोनों प्रकार के क्वेश्चन ईएलपी में है, एनसीईआरटी में है, पुराने पेपर्स में आए हुए हैं, इसलिए दोनों अपन को मेथड आने चाहिए। हाँ, पुराने पेपर का इतिहास ये कहता है ये ज्यादा बार आया है। 2025 में क्या आएगा ये किसी को नहीं पता। पिछले 20 साल का इतिहास ये कहता है ये वाला ज्यादा पूछा गया है। बोलिए, क्या आगे बढ़ूं क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आइए, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने आपको कहा था, एक याद रखिए, 1H1 के लिए बाइंडिंग एनर्जी 0। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके परिवार में केवल एक ही प्रोटॉन है। इसके परिवार में केवल एक ही प्रोटॉन है, तो ये आपको जानकारी याद होनी चाहिए। 1H1 के लिए बाइंडिंग एनर्जी हमेशा कितनी होती है? 0। फिर आपको इसी में इस ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। यहां है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और यहां है मास नंबर। आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। लो मास नंबर मतलब जिनका मास नंबर कम है, उनके लिए बताइए बाइंडिंग एनर्जी लगातार बढ़ती जाती है। कब तक बढ़ती है? ए बराबर 56 तक। 56 पर आने पर फेरस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद मास नंबर बढ़ने के साथ एनर्जी कम होती जाती है। इट मींस ये वाले एलिमेंट्स क्या हैं? अनस्टेबल। आज ये भी बताऊंगा ये क्यों अनस्टेबल हैं। तो बताइए, इधर वाले क्या शो करेंगे? फिशन। और इधर वाले क्या शो करेंगे? फ्यूजन। चाहे फिशन हो या फ्यूजन हो, दोनों में ही प्रोडक्ट मोर स्टेबल होते हैं।
जो कल 1.5 घंटा लगा पढ़ाने में, आप देखो 6 मिनट में तो अपन ने लिख भी लिया, समझ भी लिया। इसलिए रिवीजन की ताकत समझा करें। घर जाके पढ़ने से, सवाल करने से बच्चों टॉपिक बहुत जल्दी तैयार होता है। जो मुझे 1.5 घंटा लगा, मैंने सब लिख दिया, देखो आप 10 मिनट में। काम की बातें पढ़ते जाएंगे, आ जाएगा। इधर वाले क्या शो करेंगे? फिशन। इसे बोलते हैं लाइटर न्यूक्लियाई। तो लाइटर न्यूक्लियाई क्या शो करते हैं? फ्यूजन। और हैवी न्यूक्लियाई फिशन। सब अपने सिलेबस में भी है आगे जाके। फिशन मतलब टूटना, और फ्यूजन मतलब जुड़ना। क्लियर है? लास्ट पॉइंट लिखिए, चौथा। बराबर आ जाओ। 2 दिन की छुट्टी है। नहीं है, कल नहीं है छुट्टी, कल क्लास है। चलो, संडे की तो है। छुट्टी का उपयोग करें रिवीजन में, आराम करें। 7-8 घंटे नींद लेते हैं, 10 घंटे नींद ले लें। 3-4 घंटे मोबाइल पे भी टाइम पास कर लिया, 10 और 3 13। 2 घंटे खाना पीना घूमना, 13 और 2 15। फिर भी 9 घंटे बच गए। वो 9 घंटे अगर आप खराब कर रहे हो तो फिर सीरियस मामला है। अपन ने नींद 9 से 10 घंटे कर दी, 3-4 घंटे मोबाइल भी कर लिया, 2 घंटे खाना पीना भी कर लिया, फिर भी 9 घंटे बच गए। ये 9 घंटे नहीं पढ़ रहे हो ना, तो फिर वो क्वेश्चन मार्क है। संडे रिलैक्स है ना, रिलैक्स कर दिए ना पूरा। पढ़िए। बस एक छोटा सा मैसेज है, रोज पढ़ने से ही काम चलेगा, बाकी सब अपन होशियार है। बोलो, तीसरा पॉइंट ओके है? आइए लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा, अगर आपके पास मास एएमयू में है और आप चाहते हैं एनर्जी की कैलकुलेशन, तो जुगाड़ ये कहता है कुछ भी mc² लगाने की जरूरत नहीं है, नो नीड। सीधा एएमयू को कन्वर्ट कर सकते हैं 931.5 से गुणा करके। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। एएमयू में अगर मास है तो आप mc² मत लगाओ। कल अपन ने नाटकबाजी करके रख ली, और सीधा याद रखिए एएमयू से ऊर्जा में बदलने का तरीका 931.5 से क्या करें? गुणा। उदाहरण के तौर पर, अगर मेरे पास मास डिफेक्ट 0.0045 एएमयू है और मुझे बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तो सीधा इसको 931.5 से गुणा करिए, मस्त रहिए। कोई भी mc² लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं लगाया? अरे लगा चुके हैं, तभी तो उत्तर क्या आया है? 931.5। पर अगर मास पर अगर मास ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में, नीट 2021 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है, ईएलपी में सवाल है, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम में है, तब तो हमें E बराबर mc² लगाना ही पड़ेगा। बातों को बहुत डिस्टिंग्विश करके समझिए, एकदम मन खुश हो जाएगा। एएमयू में है, बल्ले बल्ले है, सीधा 931 से गुणा करिए, मस्त रहिए। पर अंतु ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम में है, तब तो हमें mc² लगाना ही पड़ेगा। और इस फॉर्मूले में मास को हमेशा केजी में। क्यों? एक वाक्य बोलो। फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला है तो ये नियम है कि उसमें हमेशा क्या रखा जाएगा? एसआई। मास को केजी में ही पुट करेंगे। दोनों बातें समझ लो।
हाँ, एएमयू में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा और जबरदस्त। एएमयू में कन्वर्ट करो, फिर 931.5 से गुणा करो, तो और लंबा हो गया। इससे बढ़िया तो सीधा क्या लगा दो, mc², उत्तर तो सेम ही आएगा। बोलिए क्या बात ओके है? तो भैया ये 15 मिनट जबरदस्त इंपॉर्टेंट थे आज के, सबसे इंपॉर्टेंट ये 15 मिनट के थे। मतलब आज का लेक्चर ये 15 मिनट ही था मेन। ये पूरा का पूरा अपने कंक्लूजन हमने कर लिया। ये अगर अपने तैयार हो गए 4 पॉइंट एक ही स्लाइड में आ गए। अब देखो इसमें सब कुछ आ गया कल का। मास दे रखा हो तो कैसे निकालना, बाइंडिंग एनर्जी दे रखी हो तो कैसे निकालना है, एएमयू है तो क्या करना है, ग्राम है तो क्या करना है, और ग्राफ में फिशन फ्यूजन कैसे देखना है। ये 20 मिनट आज के लेक्चर के सबसे दमदार 20 मिनट हैं। बोलो क्या ओके है सारी बातें? अब इसके पास लिख लीजिए ईएलपी नंबर 6, कल 6 दी थी ना, ईएलपी नंबर 6 पूरी। अब पूरी ईएलपी कर सकते हैं इस अकेली स्लाइड से। कल भी मैंने कुछ होमवर्क दिया था, आपने करा हो तो कुछ कुछ बन भी गए होंगे उसमें सवाल। जिन्होंने नहीं करा, संडे को मौका है, मैं आपसे प्यार से समझा सकता हूं, होमवर्क करना ही पड़ेगा। मेरा सगा छोटा भाई बहन भी अगर पढ़ते तो मैं भी उनको भी इसी तरीके से पढ़ाता। और कोई मेरे पास कोई सरल तरीका नहीं है, जितना आसान पढ़ा सकता हूं पढ़ा रहा हूं। कोई इसके अलावा ताबीज नहीं है, कोई झाड़ फूंक नहीं है। अपना भाई बहन भी पढ़ाता तो यही सिखाता और उसके बाद यही कहता, होमवर्क के बिना काम नहीं चलेगा। है ही नहीं, कोई जुगाड़ ही नहीं है। और कोई मैं बड़ी बात आपसे कह नहीं रहा कि ये कर लो, वो नोट्स पढ़ लो, ये जिरोक्स करा लो, सब फालतू की बातें। तेरा खुद का होमवर्क ही काम आएगा। कितना भी परम पिता परमेश्वर को याद कर ले, उससे कुछ नहीं होगा, होमवर्क ही काम आएगा। क्या हाँ है क्या? चलो बढ़ू आगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं भाई साहब, न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है। न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मन से पढ़िएगा। बीच बीच में अपन क्वेश्चन करते हुए, बात करते हुए, मौसम की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे एकदम प्यार प्यार से। हाँ बिल्कुल, मौसम ही प्यार मोहब्बत का है भैया ये, इसलिए अपन को यूं बिल्कुल यूं तरीके से काम करना है। तो न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है, आइए चलो। तुम बस एक ही बात सोचते हो, बस यही तो दिक्कत है, उससे तुम आगे नहीं बढ़ पाते। सर चलो ले आ जाओ, बोर्ड पे देखेंगे। ये बात है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के घर में कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चर्चा थोड़ी गंभीर है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस प्रोटॉन की बात करूं तो इस प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां लिख देता हूं। आप तो इतनी छोटी छोटी बात भी समझा देते हो। अरे अपने बच्चे हैं यार, उसमें क्या दिक्कत। ये तुम्हें आता होगा, ये तुम कर लोगे, ये मैं बताऊंगा, मैं तो बहुत सीनियर हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा। इसमें कुछ नहीं रखा है, चुपचाप लिख लिया प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। शर्म गई की यार। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, क्यों, जीरो। सही है। अब सुनते जाना मजे से। इस प्रोटॉन पर भाई ये सारे प्रोटॉन बल लगा रहे हैं, प्लस प्लस कुलम्बिक फोर्स क्या करेंगे, रिपेल। ये भी रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल, ये भी रिपेल, ये भी रिपेल, ये भी रिपेल। ये सारे कोलंबिक फोर्स हैं। मजे की बात, मैं किस पे बात कर रहा हूं, मैं इस वाले प्रोटॉन पे बात कर रहा हूं। सारे प्रोटॉन उस पे कोलंबिक फोर्स लगा रहे हैं।
न्यूट्रॉन तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, हाथ जोड़ के खड़ा है, मेरी कुलम्बिक में औकात ही नहीं है, क्योंकि कुलम्बिक का फॉर्मूला होता है F बराबर के Q1 Q2 बाय न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, तो न्यूट्रॉन तो कुलम्बिक फोर्स में पार्टिसिपेट ही। अब तो मामला गंभीर है, ये प्रोटॉन पर इतने सारे रिपल्सिव फोर्स हैं, तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस तो टूट कर बिखर जाना चाहिए, एक्सप्लोड हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बल उसको क्या कर रहे हैं, रिपेल। एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई, देखा गया भैया न्यूक्लियस तो स्टेबल है, ऑक्सीजन आप में वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन का न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो अपन तो सोच रहे हैं कि इस कुलंबिक बल के कारण उसको टूटकर बिखर जाना, परंतु न्यूक्लियस तो स्टेबल है, मतलब कोई ऐसा बल होगा जो इस कुलंबिक रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, और पक्का पक्का वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तभी तो रिपल्सिव को अट्रैक्टिव से क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। और फिर एक नए बल की चर्चा शुरू हुई और उसे कहा गया न्यूक्लियर फोर्स। वापस कहानी का बैकग्राउंड फिर सुनिए, प्रोटॉन पर इतना रिपल्सिव फोर्स होने के कारण न्यूक्लियस को टूटकर बिखर जाना, परंतु ये हो नहीं सका, और न्यूक्लियस तो स्टेबल है, इसका मतलब कोई तो बल है जो इनको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है और न्यूक्लियस को बांध कर रखा हुआ है। दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं, पहले आप लिखना शुरू करिए, चित्र बनाइए, एक बार और समझाता हूं, आराम से पढ़िए, थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोई इस पे न्यूमेरिकल बनता नहीं है, कोई इसका फॉर्मूला भी नहीं है। और बात की गंभीरता को समझिए कि अपन किसी को एक्सप्लेन कर पाए ऐसा समझिए कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, किसी एक प्रोटॉन पर कुलंबिक फोर्स की बात करें, न्यूट्रॉन तो हाथ जोड़ के खड़ा है, मैं तो कुलंबिक फोर्स में भाग ही नहीं ले सकता, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, 0। कुलंबिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर के Q1 Q2 बाय, तो न्यूट्रॉन तो कह रहा है भैया मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भाग ही, तो फिर इतने सारे रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्स। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी से पता चला द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर इज न्यूक्लियर फोर्स। दूसरी बड़ी बात है, न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, मतलब चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स सेम होगा, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तुक्का मार के बताइए, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, तभी तो उस कुलंबिक रिपल्सिव फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस। अगले वीक मॉर्निंग में 2-3 क्लास लूंगा, ऑनलाइन क्लास, जिसमें आपको सिखाऊंगा कि एक एक घंटे में रिवीजन कैसे होता है। जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, सिर्फ 1 घंटा पढ़ाऊंगा फोटोइलेक्ट्रिक, और जो हमने 4 लेक्चर पढ़ा है वो पूरा 50 मिनट में ही रिवाइज हो जाएगा। उससे आपको आइडिया मिलेगा कैसे फास्ट रिवीजन किया जाता है, शॉर्ट नोट कैसे बनाए जाते हैं, चीजों को रिकॉल कैसे करते हैं,
एनसीईआरटी को कैसे किया जाता है, इस तरह की क्लास लूंगा, क्योंकि चैप्टर अपने अभी लास्ट मोड पे चल रहा है। तो एक दो मैटर वेव पढ़ाऊंगा, 30 मिनट में मैटर वेव कैसे तैयार करें, तो उससे क्या आपको एक अप्रोच मिलती है कि बड़े बड़े चैप्टर को कैसे हैंडल किया जाएगा, और वो अप्रोच कहीं भी लगाइए पूरे फिजिक्स। तो अगले वीक क्लास लूंगा, ऑफलाइन क्लास नहीं होगी, घर बैठे बैठे अटेंड करेंगे, और रिकॉर्डेड रहेगी, कभी भी आप देख सकते हैं। किसी के पास मोबाइल नहीं हो तो परेशान मत होइएगा, उसको घर आके हॉस्टल आके अलग से पढ़ाऊंगा। इसलिए ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही जिद कर लो मम्मी पापा से कि गुप्ता सर तो मोबाइल पे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, और ऑनलाइन में ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं ऑफलाइन से भी, तो तुरंत के तुरंत मोबाइल दिलाओ, ऐसी कोई जिद नहीं करेगा। अगर आपके पास छोटा कीपैड मोबाइल है, आप सीधा मेरे से संपर्क करें, मैं आपके हॉस्टल पर आकर वो टॉपिक रिवाइज कराऊंगा, पर कोई जिद नहीं करेगा। सही है, वो मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, लास्ट पॉइंट, शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज का मतलब बहुत कम दूरी पर ही लागू, आपके और मेरे बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं है। कारण सुनिएगा, मजा आएगा। न्यूक्लियस की रेडियस, जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ कॉमन सेंस का आइडिया लीजिए ना। जैसे अपन को आइडिया होना चाहिए कि अच्छा न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, न्यूक्लियस की साइज का रेडियस का ऑर्डर 10⁻15। मतलब ये डॉट बनाया ना भाई, ये भी बहुत बड़ा डॉट है। इमेजिनेशन, जैसे मैं आपको कुछ बोल दूं, यार क्या ना यार, हाथी का जो साइज होता है ना वो फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर होता है। आपको अरे सर क्या, हमने हाथी देखा हुआ है सर, आपको एक आइडिया है ना। तो अपन न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई आपको बोले न्यूक्लियस का साइज, आइडिया होना चाहिए। 10⁻⁻, इतना स्मॉल है भैया, ये डॉट इससे लाखों गुना बड़ा है। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप सुनना, इतनी कम दूरी पर ही काम करता है, जैसे ही दूरी बढ़ेगी न्यूक्लियर फोर्स काम करना बंद कर देगा। शॉर्ट रेंज, एज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेस, फोर्स डिक्रीजेस रैपिडली, दैट्स व्हाई न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। आइए चारों प्रॉपर्टी याद कर लीजिए फटाफट से। पहली, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। दूसरी, डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज। तीसरा, अट्रैक्टिव इन नेचर। चौथा, शॉर्ट रेंज। और पांचवा जो आपके सबसे काम का है, कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता। ये आपके लिए सबसे बढ़िया है। आप इसलिए तो भागते हो, क्यों? आपका बायो फेवरेट है, सिर्फ याद करना होता है। आप कभी भी ईश्वर से प्रार्थना करते हो तो यही तो करते हो। नीट में केवल 3 ही विषय होने चाहिए, पहला बायो, दूसरा बायो, तीसरा बायो। किसी तरह फिजिक्स से पीछा छूट जाए, आप मतलब कितना मन भारी करके पढ़ते हो यार, अस्थमा है तो भी पढ़ रहे हो आप, पर करें क्या, कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता। कारण है, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। बाकायदा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अपन एक भी बात इधर उधर की नहीं करते। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिस प्रकार कुलंबिक का फॉर्मूला है F बराबर के Q1 Q2/R², ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है G m1 m2 अपॉन न्यूक्लियर फोर्स का अभी तक इतना कोई आसान फॉर्मूला निकलकर नहीं आया है, इसलिए कोई न्यूमेरिकल कभी परीक्षा में नहीं आएगा। क्या बात ओके है? न्यूक्लियर फोर्स की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ गए सभी को? देख लो, लाइन खींच के खत्म कर दो। छोटा सा आर्टिकल था जो अपन को आना चाहिए, फुल थ्योरेटिकल है। चारों पॉइंट याद करेंगे। पहला पहला स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। दूसरा, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। तीसरा, अट्रैक्टिव इन नेचर। चौथा, शॉर्ट रेंज फोर्स, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस इट डिक्रीजेस रैपिडली एंड बिकम्स जीरो। खत्म हो जाता है बिल्कुल।
हाँ, ये क्या है, ये माइनस नहीं है, इसका मतलब है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल इज इक्वल टू प्रोटॉन और इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज अलग होता है, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता, तो ये चार्ज पे डिपेंड ही, किन्हीं भी दो के बीच में फोर्स हमेशा क्या आएगा, सेम। क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़े, लिखें एक नोट। नोट लिखें, कभी कभी, बस बस बस, क्वेश्चन में न्यूक्लियस का मास गिवन नहीं होता है। अब थोड़ा गंभीरता से समझिएगा, मैं आपको कह रहा हूं इस चैप्टर का आधार है मास में कमी और ऊर्जा में प्रकट होना। तो किसके मास में कमी, किसके मास में कमी, तो उत्तर है न्यूक्लियस के मास में कमी आनी चाहिए। अब नोट पढ़ें, आपको समझ में आएगा। कभी कभार प्रश्न में न्यूक्लियस का मास गिवन नहीं होता है, वो किसका मास देता है, एटम का, पर हमें तो किसका मास चाहिए। क्यों सर, आप क्यों अड़े हो न्यूक्लियस के मास पर, तो चैप्टर का नाम बता क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स। किसकी चर्चा कर रहे हैं बता, न्यूक्लियस की। बता किसके मास में कमी आ रही है, न्यूक्लियस के, और वही मास में कमी तो किस में बदल रही है, तो हमें तो मोटा मोटा मास चाहिए ही किसका, न्यूक्लियस का, पर क्वेश्चन में तो किसका गिवन है, एटम का। अब तुझे एटम के मास में से न्यूक्लियस का मास निकालना आना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, 1 मिनट में आप खुद ही बता दोगे। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखो, मस्त खुश मन से देखो, एटम का फोटो सोचो, कोशिश करो, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, यही तो एटम होता है। छोटी छोटी बात सीख के जा यार, मन खुश कर, फिजिक्स को एकदम बेसिक से सीख। ये एटम होता है, एटम, एटम क्या है, न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस पूरी संरचना को ही तो क्या कहते हैं, एटम। ये एटम का फोटो हो गया। अब जरा देख मैं क्या लिख रहा हूं, अगर एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास घटा दूं तो क्या न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा। देखना भाई, इसको कोई तू थ्योरम क्यों समझता है, कितनी छोटी सी बात है। टोटल मास में से इलेक्ट्रॉन का मास घटा दे तो किसका मास बचेगा, कोई रॉकेट नहीं है, पूरा एटम। यस सर, एटम में से इलेक्ट्रॉन घटा तो किसका मास बचेगा, न्यूक्लियस। तो हमेशा याद रखिए, न्यूक्लियस का मास बोले तो एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास। जैसे उदाहरण के तौर पर, पहले आप लिख लें, लिख लीजिए आराम से, और थोड़ा खुद इस पे अपना दिमाग भी लगाइए। हर चीज को रटने का प्रयास मत करिए, हर चीज को ऐसा मत समझिए कि बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, बहुत इसको
यूज टू वे में लीजिए। हाँ यार, ये तो बहुत फंडामेंटल बात है। उसको जबरदस्ती पजल मत बनाइए कि हाँ एटम। अब एटम आते ही तेरे ये संरचना आनी चाहिए यार। अगर विज्ञान पढ़ रहे हो 11वीं क्लास से और ये नहीं सोच रहे हो, मतलब फिर तो मेहनत बहुत करनी है। एटम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन? इलेक्ट्रॉन। अब मुझे न्यूक्लियस का मास चाहिए केवल अंदर का, तो क्या कहोगे? सर पूरे मास में से इलेक्ट्रॉन का मास घटा दो, न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, जैसे करूं, नेक्स्ट कर दूं क्या? उदाहरण के तौर पर मेरे पास ए एक्स जेड है। मैंने आपको खूब सिखाया, तुरंत बताओ प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड। आज एक नई बात सिखा रहा हूं, कोई भी एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, याद करिए। 2024 का सवाल है। असर्शन रीजन का एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव उतना प्रोटॉन की संख्या जेड, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जेड ही होगी। सोच के बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी। क्यों? जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होगा, तभी तो न्यूट्रल बनेगा। अब मुझे चाहिए इसके न्यूक्लियस का मास। थोड़ी कठिनाई आएगी, पर 2-3 बार मेहनत करके अपन उस कठिनाई को पार पा लेंगे, इसलिए घबराना मत। एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास घटाओ, निगाहें बोर्ड पे रखो। आपसी बातचीत इधर उधर, मोबाइल, इनसे थोड़ा दूर आओ। ये गप्पे तो कभी बंद नहीं होंगी, कमेंटबाजी, टाइम पास, ये अंतहीन है। जो सही समय होता है उस पे जो काम किया जाएगा वो ही फल देगा। माता पिता या बड़ा भाई नौकरी कर रहा है, वो सोचे काश उस समय पढ़ लेता तो अच्छा हो जाता। पढ़ नहीं सकता, अब वो सिर्फ रिग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है। अभी अपना सही समय है पूरा पढ़ाई पर फोकस। न्यूक्लियस का मास बोले तो एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास घटाओ। एटम का मास मैं लिख दिया एम ए एक्स जेड, ये किसका मास हो गया? एटम का। इलेक्ट्रॉन को घटाओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, जेड। ये तो जेड संख्या हुई और इलेक्ट्रॉन का मास एम ई। देखिए, या इसको और अच्छा लिख दूं, ये आपको कठिन लग रहा है, मैं ऐसा लिख देता हूं एम एक्स। एम एक्स का मतलब एटम का मास, किस एटम का? एक्स का। इसमें से क्या घटा दिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या पता, एमई से क्यों गुणा किया? एक इलेक्ट्रॉन के मास से गुणा करूंगा तभी तो टोटल इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। ये आ गया न्यूक्लियस का मास। सर एक दो मुझे और प्रैक्टिस कराओ। अभी कराता हूं, अभी करा दूंगा। एक मिनट रुक जाता हूं, थोड़े गप्पे लगा लेता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही है क्या। आशीष सर न्यूक्लियस के मास क्यों चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो मास में कमी आएगी वही तो किस में बदलेगी? ऊर्जा में। किसके मास में कमी, तेरे मेरे या न्यूक्लियस के? इसलिए न्यूक्लियस का मास जरूरी है। वो तो गिवन होगा। नहीं, मास नंबर क्यों होगा? मास नंबर तो कोई संख्या होती है, मास तो हमेशा एएमयू में होता है। चलो एक कोशिश करोगे? कर दूं नेक्स्ट? आओ बराबर आओ। हाँ भाई याद है, भाई कह रहा है याद कर रहा है सर, आज भी चौथी क्लास नहीं है। बिल्कुल लंबा पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर। भाई बीच में याद दिला देता है, सर भूलना मत, ज्यादा पढ़ाना है आज। अब अपने बच्चे मना भी नहीं कर पाते यार, क्या करें। हाँ चलो, ले चलो बस।
तुम फालतू मजे मत लिया करो। हाँ। अब एक एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास हो 4He2। ले सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। क्या 4He2 पढ़ पा रहे हो? बहुत शानदार। प्रोटॉन की संख्या बताओ। अरे बता दो प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्यों? क्योंकि एटम इज, मेरे बच्चों, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। मुझे चाहिए न्यूक्लियस का। कह दो मुझे किसका चाहिए? न्यूक्लियस का मास। और न्यूक्लियस का मास होता है एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास घटा दो। तो एटम का मास मैंने लिख दिया MHE, हीलियम एटम का मास, माइनस इलेक्ट्रॉन कितने? 2, इंटू Me, इंटू Me। ये किसका मास आ गया? हीलियम न्यूक्लियस का। चलो लिख लो। अब ये सब काम में लूंगा, इसलिए आपको ये बातें मैंने प्यार से अलग से सिखा दी, आनी चाहिए। बढ़ चलें। आसान है भाई, ये 24 नंबर पीछे पड़ जाओगे, इसलिए सबसे पहले पढ़ा है। जनरली मैं तो सबसे एंड में पढ़ाता हूँ, जनवरी फरवरी में मॉडर्न पढ़ाता था, पर इस बार चेंज इसलिए किया मैंने कि यार ये 5 से 6 सवाल हैं, बोले तो 6 माने तो 24 नंबर। ये 24 नंबर आसान है, पहली बात, आराम से कब्जे में लिए जा सकते हैं। और अभी पढ़ने का फायदा क्या है? माइनर तीसरे में भी थोड़ा सा दे देंगे, फिर 1-2 माइनर बाद छठे माइनर में फिर आ जाएगा, फिर वापस दे देंगे, सेमी मेजर टेस्ट में आ जाएगा। तो 3 से 4 बार रिवाइज हो जाएगा ना, तो आपको ऐसा याद हो जाएगा कि फिर इसको बार बार रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। इसलिए बड़ा चैप्टर पहले पढ़ा दिया एक, कि यार एक आ जाता है तो दिमाग में क्लियर हो जाता है। एनसीईआरटी के 3 चैप्टर कवर हो गए। 3 है ये एनसीईआरटी के, 11, 12, 13, 3 चैप्टर कवर हो गए। बोलते मॉडर्न फिजिक्स से अपन कोटा में इसको, पर वास्तव में ये एनसीईआरटी सिलेबस के 3 चैप्टर हैं, पार्ट 2 के, चैप्टर 11, 12 और 13। भाई 3 चैप्टर फ्री हो गए अपने एक साथ, और 6 सवाल भी तैयार हो गए। ठीक बात है? चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब नोट का दूसरा पॉइंट लिखो। अल्फा पार्टिकल क्या है? अपन बहुत समय से सुन रहे हैं, केमिस्ट्री में भी टीचर बोलते हैं, हमने भी बोला, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मैटर वेव में सवाल करे अल्फा पार्टिकल। पीरियोडिक टेबल में जाके देखते हैं तो कहीं अल्फा है ही नहीं, वहां तो हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, सोडियम, सीजियम, कहीं अल्फा है ही नहीं। 2 बार देख लिया, तो फिर ये सब टीचर अल्फा 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 बात करते रहते हैं। तो कितना बेसिक प्रश्न है, अल्फा पार्टिकल है कौन? सबने सुना हुआ है, पर कोई आपसे बेसिक पूछ ले यार अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, तो अपने पास फिर एक सटीक जवाब नहीं है। अब मैं आपको 15 मिनट सिखाता हूं, ताकि आपको अल्फा पार्टिकल को लेकर एकदम दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। सुना हुआ सबने, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट,
अभी पढ़ेंगे अल्फा डीके। तो यार पता तो चले पहले अल्फा है क्या, कौन है भाई अल्फा। अब सुनना बहुत आराम से, छोटी छोटी बातें हैं पर चैप्टर का बेसिक है। ये 4He2 ये एटम है एक। चलिए इसकी फोटो बना रहा हूं, इसकी फोटो बनाना चाहता हूं। बताना प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। 2 डायरेक्ट मत लिखो, 4-2 लिख के करो। इससे क्या 3 महीने बाद कॉपी खोलोगे ना तो पता चलेगा। अच्छा ऊपर में से नीचे वाला नंबर घटाते हैं। फिर एक वाक्य लिखो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देख 10 मिनट में 3 बार लिख दिया, एटम इज इलेक्ट्रिकली, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही, क्योंकि प्रोटॉन 2 हैं इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। क्या बातें समझ में आ रही हैं। अब देख मैं फोटो बना रहा हूं, ध्यान से देखना। न्यूक्लियस में कौन कौन, प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और चक्कर कौन लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन, कितने, 2। ये पूरा कौन, हीलियम एटम, 4He2 का एटम। 11वीं कक्षा की बात है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और चूंकि न्यूट्रल है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन। अब मैं लिख रहा हूं डबली आयनाइज करना। यार आयनाइज क्या होता है, आयनाइज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालकर फेंकना। डबली आयनाइज्ड, 2 बार आयनाइज करना। सोचो जब डबल आयनाइज कर दोगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो फिर क्या बचेगा, क्या बचेगा, केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, या कहें 4He2 का केवल न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही बचेगा। और इसे ही कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। 2 बार सवाल आया है थ्योरेटिकल। अल्फा पार्टिकल कौन होते हैं, लेटेस्ट नीट 2020 में अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल का दूसरा नाम डबली, डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम को ही क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल। अब जो आपके टीचर लिखाते थे वो भी अब बात सच हो गई। कोई आपसे पूछे अल्फा पार्टिकल पे चार्ज बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव, देख ले, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है ही नहीं, प्रोटॉन पे चार्ज। क्या मस्त समझ में आ गया, अल्फा पे चार्ज हमेशा पॉजिटिव। और बात समझ में आएगी, अल्फा पे मास मैंने लिखा था 4 MP, देख ले 4 MP क्यों, 2 प्रोटॉन है और 2, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स। याद आ रहा है। चार्ज बताइए, चार्ज ऑन अल्फा ट्वाइस या 4 टाइम्स, क्यों ट्वाइस, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज। पूरा अल्फा पार्टिकल का पोस्टमार्टम कर दिया। हॉस्टल में किसी बच्चे को समझा तो वो आपको हमेशा खुश रहेगा कि भैया अल्फा पार्टिकल की सारी बातें समझ में आ गई हैं। है कौन अल्फा, और बिल्कुल ऐसे शुरुआत कर, देख पहले हीलियम एटम समझ, मतलब आपके गुणगान करे, अरे यार क्या एक्सप्लेन किया भाई। पहले हीलियम एटम समझ, उसको पूरा हीलियम एटम समझाओ, प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन कितने, चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। फिर डबली आयनाइज, एक आयनाइज करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, डबली आयनाइज दोनों निकाल दिए, तो बता क्या बचा, केवल केवल न्यूक्लियस, और उसे ही कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। लिख लो। क्लैरिटी से समझो एकदम बात, एक एक छोटी से छोटी बात समझ में आनी चाहिए, तब प्रश्न करने का, फिजिक्स पढ़ने का आनंद आता है। क्या अल्फा पार्टिकल, अब अल्फा पार्टिकल कभी दिक्कत नहीं आने चाहिए सर, घर पे खूब पढ़िए इसको।
लिख लो। तो 2 बार सवाल आया है, अल्फा पार्टिकल कौन होते हैं? डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इस पे चार्ज कितना होता है? ट्वाइस ऑफ क्यूपी। बोलो बढ़ें क्या आगे? सही। 1 मिनट का ब्रेक, पानी यानी पी लो, फिर शुरू करते हैं। अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा, फिर पढ़ते हैं डिके। इस साल भी सवाल आया था 2024 में। काफी बड़े बड़े यूट्यूब के चैनल कह रहे थे कि रेडियो एक्टिविटी हट गया, और जब पेपर में सवाल आ गया तो सब भाग गए इधर उधर। जबकि हमने ईमानदारी से पढ़ाया था लास्ट ईयर भी, और कहा था कि अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिविटी में नहीं आता, अल्फा बीटा गामा आता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, और न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं हटा है, रेडियो एक्टिविटी हटा है। और 2024 में भी अल्फा बीटा गामा का प्रश्न आया है, तो रेडियो एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो पार्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स का। जो लास्ट ईयर सिलेबस कम हुआ उसमें कौन सा पार्ट हटाया गया है? रेडियो एक्टिविटी। अल्फा बीटा गामा नहीं हटाया है। चलिए बढ़े आगे, हो गया है सब? लिखें, स्टेबिलिटी इन हैवी न्यूक्लियस। अब भाइयों इंटरेस्टिंग है, अल्फा बीटा गामा अच्छे से पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी इन हैवी न्यूक्लियस। सबसे पहली बात, हैवी न्यूक्लियस का मतलब क्या? हैवी न्यूक्लियस का मतलब क्या? जिसका मास नंबर ज्यादा। अब सोचिए, अगर मास नंबर ज्यादा है तो क्या रेडियस भी ज्यादा होगी? रेडियस का फॉर्मूला होता है R बराबर R0 A की पावर। अगर A ज्यादा है तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी ज्यादा। आप ध्यान से बातों को समझिए, मजा आएगा और यहीं से चीजें क्लियर होंगी। ये न्यूक्लियस, सब लोग बोर्ड पे देखिए, पेन पेंसिल छोड़ दीजिए, थोड़ी सी बातों को समझिएगा, इंटरेस्टिंग बात है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आते ही दिमाग में याद आ जाए कौन कौन? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चैप्टर यही चल रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब बच्चों सुनते जाना, इस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, इस प्रोटॉन पे कौन कौन कूलम्बिक फोर्स लगाएगा? सब लगाएंगे या केवल प्रोटॉन? क्यों न्यूट्रॉन क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है। इस पर ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। गंभीरता से सुनते जाइएगा। इस बल के कारण तो ये न्यूक्लियस फट जाना चाहिए। आपको कि नहीं सर, अभी तो 15 मिनट पहले पढ़ा के आए हो, न्यूक्लियर फोर्स इसको रोक के रख लेता है। बात सही है, पर चूंकि रेडियस न्यूक्लियस की अब
ज्यादा है, साइज बड़ा है, तो ये जो दूर वाले न्यूट्रॉन प्रोटॉन बैठे हैं, अब ये इतना न्यूक्लियर फोर्स लगा नहीं पाते। क्यों? एक शब्द बताया था, शॉर्ट रेंज। अब न्यूक्लियर फोर्स लग तो रहा है, बट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। बात में अंतर है। 15 मिनट पहले भी पढ़ाया था, ये देखिए। अभी न्यूक्लियर फोर्स कोलंबिक फोर्स को बैलेंस कर पा रहा था, परंतु जैसे जैसे साइज बढ़ी, हर बात लिखी हुई है, हैवी न्यूक्लियस का मतलब मास नंबर ज्यादा, मास नंबर ज्यादा का मतलब रेडियस ज्यादा, रेडियस ज्यादा तो न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन के बीच की दूरी ज्यादा, तो न्यूक्लियर फोर्स वीक होगा या स्ट्रांग? शॉर्ट रेंज के कारण अब न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता। अब बताइए, हैवी न्यूक्लियस का क्या, वो स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल? बस अनस्टेबल। और यहीं से वो क्या शुरू कर देता है? डिके करना शुरू कर देता है। क्या होता है डिके? ये वाले पार्टिकल इसके अंदर से निकल जाएंगे, और ये अकेला नहीं निकलेगा, दो चार को साथ लेके निकलेगा, और उसे ही हम क्या कहते हैं? डिके। क्या कहते हैं? डिके। डिके क्यों होता है? उत्तर, अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या चाहता है? स्टेबल न्यूक्लियस में बदलना। ये डिके क्यों नहीं कर रहे थे? यहां डिके क्यों नहीं हो रहा था? ये स्टेबल था, ये स्टेबल था, इसको कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा इसको केमिकल बॉन्डिंग में समझो, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट पूरा था, ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, मस्त स्टेबल है। इसी तरह यहां दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस। यहां बैलेंस नहीं हो पा रहा। पूछो क्यों नहीं हो पा रहा? कारण बताओ, कारण बताओ। साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने से न्यूक्लियर फोर्स वीक हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस नहीं कर पा रहा, हैंस न्यूक्लियाई क्या हो गया? अनस्टेबल। अनस्टेबल होने से क्या होगा? अब इसके न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशंस क्या होंगे? एमिट होंगे, और उसे ही क्या कहा जाता है? डिके। तीन तरह के डिके सिलेबस में है, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, तीनों पढ़ेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। ये डिके का बेसिक है कि डिके होता क्यों है, और हैवी न्यूक्लियस में ही डिके क्यों होता है। कोशिश करके बताइए, हैवी न्यूक्लियस में डिके क्यों होता है? क्योंकि हैवी न्यूक्लियस कैसा है? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा होने से न्यूक्लियर फोर्स वीक हो गया या स्ट्रांग? बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, और न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया? वीक। नोट कर लीजिए। चलू पढ़ो। होमवर्क करना भैया, पढ़ाई करना। देखो, पढ़ाई के बिना काम नहीं चलेगा, है ना? इस बात का ध्यान रखना। नवंबर दिसंबर में आके जागोगे तो समय बहुत निकल जाएगा। अभी ऐसा समय है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू की जा सकती है।
इस बात को समझिएगा। अभी ऐसा नहीं है कि अपन पढ़ाई से भागे, बिल्कुल की जा सकती है। चलो आगे, चलो लिखो पहला, अल्फा डिके। अल्फा डिके में ही समय लगेगा सबसे ज्यादा, बीटा गामा तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो अल्फा डिके में समय लगेगा। चलो अब सुनते जाना, यहां से न्यूमेरिकल भी बनते हैं भैया, हर साल अल्फा बीटा गामा पे एक सवाल आता है, 20 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। चलो अल्फा डिके की रिएक्शन लिखेंगे सब। ए एक्स जेड, ये कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, इसने अल्फा डिके किया तो ऊपर तो 4 की कमी आई, नीचे 2 की कमी, और एक निकल गया हीलियम पार्टिकल। और ये जो हीलियम का न्यूक्लियस निकला, यही कौन है? अल्फा। सबसे पहले इक्वेशन, सर पता नहीं चला क्या लिख दिया आपने, एक्स वाई हीलियम, छोड़िए, एक्स वाई हीलियम अपन को समझ में नहीं आ रहा। एक मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं, 238 यूरेनियम अल्फा पार्टिकल निकालने के बताता है 234 थोरियम। रिएक्शन याद नहीं करनी है, केवल देखनी है और समझनी है। चलो अब पहला जबरदस्त पॉइंट, जब जब अल्फा डिके होगा तो ऊपर कितने की कमी? 4 की, नीचे? तुरंत आप प्रश्न पूछोगे सर ऐसा क्यों, कौन निकल गया? अल्फा। जोड़ के देख ले, A-4 + 4 ए, Z-2 Z, 234 और 4 238, 90 और 2 92। देख लो, तो जब जब अल्फा डिके होगा ऊपर कितने की कमी? नीचे? कारण अल्फा निकला, अल्फा में 4 और 2 होते हैं, यस और नो? पहली बात, तो सेंटेंस लिख लो, अल्फा डिके में मास नंबर में 4 की कमी, जबकि एटॉमिक नंबर में 2 की कमी। पहला काम की बात, तसल्ली से सोचो। अब आप बार बार बोल रहे हो एनर्जी रिलीज, मैं आपको 50 बार और बोल दूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं है। एनर्जी रिलीज क्यों हुई, कहां से आई? मास में कमी। इस बात को महसूस करो, जब तक ये दिमाग में दिल में बैठेगी नहीं ना, ये एनर्जी कहां से आ रही है यार, इस एनर्जी का कारण क्या है? मास में कमी। उदाहरण के तौर पर इसका अगर 100 ग्राम मास है, इन दोनों को जोड़ोगे ना तो आएगा 99, 1 ग्राम गायब, और वो गायब किसमें? एनर्जी। इस बात का झंडा गाड़ो, तब जाके चैप्टर में पढ़ने का मजा आएगा। सर ये एनर्जी कहां से आ रही है? एक ही उत्तर है, एक ही उत्तर है, मास में कमी। छोटे बच्चे को समझाना है तो ऐसे समझाओ, अभिक्रिया शुरू होने से पहले यहां था 100 ग्राम, अभिक्रिया खत्म होने के बाद 99 ग्राम, 1 ग्राम गायब, किसमें बदला? एनर्जी में। क्या ये बात क्लियर है? तो पक्की बात है, मास में कमी। दूसरा प्रश्न और खतरनाक है कि सर ये एनर्जी कन्वर्ट हो गया मास,
मान लो 500 जूल एनर्जी मिली। अब ये 500 जूल किस रूप में मिलती है? 500 जूल का चेक मिलेगा, 500 जूल फोन पे यूपीआई हो जाएगा, या गोल्ड कॉइन मिल गए, या एक बोरा मिल गया, आप बोरे को खींच के ले जा रहे हो, सर 500 जूल है सर ये। तो फिर ये 500 जूल मिलेगा कैसे? आप बात की गंभीरता को समझो, प्रश्न बड़े रोमांचक हैं कि आप बोल तो रहे हो एनर्जी रिलीज, हाँ सर एनर्जी रिलीज सर, सर मास में कमी आई सर, एनर्जी में बदल गई, बिल्कुल बढ़िया। एनर्जी मिली मान लो 500 जूल, तो 500 जूल कैसे मिलेगा? एक पन्ने पे लिख के दे दे ले 500 जूल, या डॉलर मिल गए, या फोन पे हो गया सीधा यूपीआई पेमेंट, 500 जूल मिले कैसे? या कोई बोरा बन गया जिसमें 500 जूल लिखा हुआ था? बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। तो उत्तर सुनिएगा, जो एनर्जी रिलीज होती है ये मिलती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। आई रिपीट, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ये जो दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं ये रुके हुए नहीं होते, ये मूव करते हुए मिलते हैं। और वास्तव में वाई की काइनेटिक प्लस अल्फा की काइनेटिक, इन दोनों को जोड़ोगे तो वो क्यू वैल्यू के बराबर होगी। चैप्टर अलग लेवल पे जा रहा है, थोड़ा सा बातों को समझिए, महसूस करिए, क्योंकि बात हमने कभी सुनी नहीं पढ़ी नहीं ना, तो समझना पड़ेगा। वापस बोलता हूं, एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी का कारण बताइए? मास में कमी, बिल्कुल करेक्ट। ई बराबर एम सी स्क्वायर से वो किस में कन्वर्ट हो गई? एनर्जी में। मेरा प्रश्न सीधा आपसे है, सटीक रैपिड फायर, ये है कि अगर 500 जूल एनर्जी मिलती है तो 500 जूल किस रूप में मिल रही है? डॉलर मिल रहे हैं, यूपीआई पेमेंट हो रहा है, चेक मिल रहा है, गोल्ड कॉइन मिल रहे हैं, क्या हो रहा है? उत्तर है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो रुके हुए नहीं होंगे, वो चलते हुए मिलेंगे। हाँ, अल्टीमेटली वो टकरा के किसी से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हीट में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पर मिलेंगे किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि हमें जो क्यू वैल्यू मिलती है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। ये देख, ये सेंटेंस पढ़, इसके साथ फील कर, के ई वाई, पहले पढ़ के देखो, के ई, पहले पढ़ना तो सीख लो, नहीं तो पता नहीं चल रहा। बोलो के ई, काइनेटिक एनर्जी किसकी? देखो पढ़ लिया ना, अब मैं समझा देता हूं। दो ही तो बात है सर, एक पढ़ना सिखा दो, समझा दो, और सवाल करना सिखा दो। मेरी तो पैसा वसूल हो गया, मैं सब सिखा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है ना, फीस लिए ना आपसे पूरी। के ई वाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये दोनों मिलकर केवल, मतलब जो 500 रुपया मिला है वो इन दोनों में मिलेगा। ये कहना गलत है कि 250 मिलेगा, अभी ये भी प्रूव करूंगा। जरूरी है 250 मिले, एक 400 तो एक 100, एक 100 तो दूसरा, पर सम किसके बराबर होगा? यस और नो? तो लिख लीजिए इस बात को, एनर्जी रिलीज is obtained in the form of kinetic energy of products. Energy release is obtained in the form of kinetic energy of product. बोलिए, क्लियर है क्या? बढ़ू आगे? ठीक है साहब, एक मिनट रिवाइज कराता हूं। अभी अल्फा डी के लंबा चौड़ा है,
फिर बीटा गामा में तो बहुत छोटा छोटा है। अल्फा ऊपर कितने की कमी, 4, नीचे जो ऊर्जा मिली उसका कारण है मास में कमी, पर वो ऊर्जा किस रूप में मिली, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या आपको बात समझ में आ रही है? बहुत शानदार। अब आगे देखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो रिएक्शन 4-5 बार लिखें, अपने आप याद होगी। ए एक्स जेड, ऊपर 4 की कमी, नीचे 2 की कमी, प्लस 4He2 प्लस एनर्जी। बार बार लिखेंगे, याद होगा बच्चे। इसे कहते हैं मेरे बच्चों रिएक्टेंट। कोशिश करो बोलने की, रिएक्टेंट। बहुत शानदार। और इधर वाले कहलाते हैं प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, कुछ कर गुजरोगे आप। इधर रिएक्टेंट है और उधर प्रोडक्ट्स। चले आगे, छुट्टी तो नहीं कर दूं तुम्हारी? पढ़ तो रहे हो ना? पढ़ा दूं अल्फा बीटा गामा पूरा? अल्फा तो पढ़ा दूं, यहीं छोड़ दूं? ऐसे ही पूछ रहा था, पढ़ाऊंगा पूरा। हाँ, तो इधर रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट। ठीक है, अब सुनो, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं, ध्यान से देखना सभी लोग। पहले था आपके पास एक्स, ये रेस्ट में था। ये क्या क्या मिले आपको? एक तो मिला हीलियम का न्यूक्लियस, बोले तो अल्फा, और एक मिला वाई। क्या दोनों एक ही दिशा में भागेंगे या विपरीत? याद करो, क्यों? ध्यान से चीजों को सीखो। जैसे ही कठिन लगे ना, तुरंत गन बुलेट, तुरंत आदमी का ट्रॉली पे खड़ा होना, ये तुरंत आने चाहिए। जब आदमी और ट्रॉली रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम 0। मैं आगे कूदूंगा तो मेरे पास मोमेंटम आगे है, तो ट्रॉली के पास गन बुलेट। गन बुलेट, जब बुलेट फायर होती है तो बुलेट आगे जाती है, तो गन रिकॉइल होकर, ये मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही समझाया था कि फोटोन मोमेंटम लेके आगे जाता है तो एटम रिकॉइल होकर, ये देख अच्छे से समझ, ये एक्स इनिशियली किसमें था? रेस्ट। किसमें बना? वाई और हीलियम। ये देख, वाई और हीलियम दोनों कैसे जाएंगे? विपरीत। माना इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम, चल कंजर्वेशन लगा। इनिशियल बराबर, इनिशियल बता 0, फाइनल उसका P1, इसका P2 या माइनस P2? बहुत रोमांचक बात सिखा के भेजूंगा अभी आपको, देखना मस्त। आपको एक फॉर्मूला याद हो तो मैंने मैटर वेव में सिखाया था, P बराबर √2me, याद है? स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा P²/2m। अब सुनना, असर्शन रीजन का 2 बार प्रश्न आया हुआ है एम्स में। गन बुलेट, गन बुलेट, आपसे प्रश्न पूछूं, फायरिंग हो गई, बुलेट का मोमेंटम ज्यादा या गन का ज्यादा? बच्चा सोचता है यार बुलेट तो हल्की है, तो बुलेट का तो मास कम है, तो बुलेट का मोमेंटम कम, पर बुलेट तो तेज जा रही है। उत्तर है दोनों का मोमेंटम बराबर। ये देखो, दोनों का मोमेंटम बराबर, पर मोमेंटम तो दोनों का सेम है, पर जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, इसलिए बुलेट तेज भागती हुई दिखती है क्योंकि उसका मास कम है, और गन की रिकॉइल कम होती है क्योंकि उसका मास ज्यादा है। बहुत तगड़ा प्रश्न है, वापस पूछता हूं। गन बुलेट, फायरिंग हो गई, पहला सटीक प्रश्न, किसका मोमेंटम ज्यादा? मोमेंटम दोनों का बराबर।
मोमेंटम दोनों का बराबर है। मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा, ये तो कॉमन सेंस ही कह रहा है, या बुलेट तेज भागती है। फिजिक्स भी कह रही है देख, मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए बुलेट की एनर्जी ज्यादा। यस और नो, लिख लो। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, लॉजिकली समझ लोगे तो आनंद आ जाता है कि हाँ सर एक एक बात यूं क्लियर हो रही है। फिजिक्स को फिजिक्स की जो अप्रोच है ना वो समझने वाली है। थोड़ा सा इस बात को अपन को समझना पड़ेगा। कोई कोई बात नहीं, ये सब आपके और हमारे समर्थक हैं। तुम पढ़ो, हम अगले साल साथ आएंगे। अब पी क्यों काटा, पी सेम है। बहुत जबरदस्त सवाल है ये। बुलेट का मोमेंट है तो बुलेट की एनर्जी ज्यादा। फिर देखो मैंने ये क्या लिखा, मैं तुम्हें पढ़ा पढ़ा के पीछे पढ़ा हुआ हूं। इनवर्स, इनवर्स। अगर यहां वाई ऊपर है तो यहां वाई नीचे, अल्फा नीचे तो वहां अल्फा। अल्फा का मास बता कितने यूनिट, 4। और वाई का मास बता A-4। लिख लो, वापिस समझाता हूं। थोड़ा सा बचा है, ज्यादा नहीं है। अल्फा, अल्फा ही पढ़ा के खत्म करेंगे, बीटा कल पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने मन से पढ़ाता हूं, तुम्हारे कहने से नहीं पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ा दो। अपने मन की करूंगा। हाँ, चलेगी तो मेरी। ऐसे मजे ले रहा था मैं। चलो अब, हेलो भाई, कहाँ चुन्नी लाल तो अपनी दुनिया में खोया हुआ है, मैसेज पढ़ रहा है। टाइम हो गया, तुम क्यों नहीं आए हैं? चलो, काइनेटिक एनर्जी मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां वाई और यहां अल्फा, तो उल्टा होगा, अल्फा ऊपर और वाई नीचे। बोलो सही है क्या? ये 4A-4 समझ में आया? इसका मास चिल्लाओ, 4, इसका। बोलो क्लियर है? चलो अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। पहली, अल्फा की काइनेटिक और वाई की काइनेटिक मिलकर क्यू वैल्यू होगी। और दूसरी आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, वाई की काइनेटिक अपॉन अल्फा की काइनेटिक बराबर 4/A-। इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं, यहां से वैल्यू निकाल के उसमें रखोगे, तो अल्फा की काइनेटिक आती है A-4/A इंटू क्यू। ये अपन को याद होना चाहिए। ये क्या बता रहा है पता है, कि जो टोटल क्यू रुपया रिलीज हुआ उसमें से अल्फा का कितना हिस्सा है, ये वो बता रहा है। और तुक्का मारो, अल्फा का हिस्सा ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि अल्फा का मास बहुत कम है। ये देखना, एक्चुअल रिएक्शन देखना, मजा आएगा। ये 4 है, ये 234 है। अभी तुझे बुलेट गन का एग्जांपल क्यों समझाया, ताकि तुझे समझ में आए। अच्छा हाँ यार, बुलेट हल्की, तो बुलेट की एनर्जी ज्यादा, इसका मास 4 ही है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। इसका मास बहुत ज्यादा है, इसकी एनर्जी बहुत कम। मतलब 90% ऊर्जा तो कौन ले लेगा? अल्फा। रिकॉइल एटम बहुत कम होगा। क्या बात समझ रहे हैं? चलिए लास्ट पार्ट बचा, इसी में लिखिए, हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी रिलीज। हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी रिलीज।
हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी रिलीज। चलो आगे, बराबर आगे के सब। आज होमवर्क है ईएलपी नंबर पूरी करना, भले ही तुमने कुछ सवाल पहले कर रखे हो, एक साथ पूरी करो 17 के 17 सवाल, तब मजा आएगा। जहां अटको कॉपी देखो, ये दिमाग में बैठा लो, कोई शॉर्टकट नहीं है। बस ये जिस दिन बाद बैठ गई ना, उस दिन काम पक्का है। कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी टीचर के पास। हमारे पास चीजें पढ़ा सकते हैं, 4 बार समझा सकते हैं, सिस्टमेटिक उसको लिखवा सकते हैं, बाकी तो हमें तो खुद प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इस बात को बैठा लीजिए, यही सच है और कोई शॉर्टकट नहीं है। अब लास्ट लिख रहा हूं पॉइंट, सभी लोग ध्यान देना। ए एक्स जेड, चौथी बार रिएक्शन लिख रहा हूं, याद हो जाएगी। ऊपर कितने की कमी? 4, नीचे प्लस 4He2 प्लस एनर्जी रिलीज। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही क्यू वैल्यू कहा जाता है। जल्दी से बताइए क्यों आई एनर्जी? क्यों आई एनर्जी? मास में। बहुत सुंदर। किसका मास ज्यादा होगा? रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा। पक्का? तो बताओ डेल्टा एम कैसे लिखूंगा? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। मेरे हिसाब से ये बात मैंने कम से कम 20 से 25 बार बोल दी है 2 दिन में। मास में कमी आती है, मास डिसअपियर होता है और वो एनर्जी में प्रकट होता है। सही बात। चलिए रिएक्टेंट कौन है? चिल्लाओ, सब चिल्लाओ, रिएक्टेंट कौन? सब कोशिश करो। रिएक्टेंट, मुंह खोलो। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में वाई और हीलियम, अकेला वाई नहीं, वाई और हीलियम। अब यहां थोड़ा सा कठिन है, क्वेश्चन में एटॉमिक मास गिवन है। अब तुझे वो पुराना नोट एक्टिव करना पड़ेगा। अच्छा एटम है, एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास घटा। एक बार बोर्ड पे देख ले, बाकी तो आंसर याद करना है। एक बार बोर्ड पे देख ले प्लीज। रिएक्टेंट कौन है? एक्स, mx। इसमें से इलेक्ट्रॉन का मास घटा, प्रोटॉन की संख्या बता, तो इलेक्ट्रॉन भी Zme। देख लो, एटम माइनस इलेक्ट्रॉन। ये देख मैं पढ़ा के लाया हूं तुझे अच्छे से, ये देख मुझे पता था, इसलिए देख मैं पहले से ए एक्स जेड का निकलवा के लाया हूं। देख ले, एटम माइनस इलेक्ट्रॉन निकलवा के लाया हूं, बाकायदा 2 बार समझाया। न्यूक्लियस का मास इज एटम का मास माइनस, पहले से पढ़ा के लाया हूं क्योंकि मुझे आवश्यकता थी, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। सही बात है क्या? चलो सभी लोग बोर्ड पे देखें, डेरिवेशन नहीं रटोगे तो अभी चलेगा। चल प्रोडक्ट में बता ईमानदारी से कौन कौन? 1 लोग या 2 लोग? ये देख बीच में प्लस लगा दिया, 2 लोग हैं। कौन कौन है बता? वाई, तो वाई का मास। प्रोटॉन की संख्या बता ईमानदारी से, तो इलेक्ट्रॉन भी। थोड़ा उर्दू लग रहा होगा पर समझोगे तो मजा आ जाएगा। एटम माइनस इलेक्ट्रॉन, एटम माइनस, चलो इसमें बताओ 4He2 हीलियम का मास माइनस कितने प्रोटॉन? तो 2 ही 2Me। देख ले, कुछ नहीं किया, एटम माइनस इलेक्ट्रॉन, एटम माइनस इलेक्ट्रॉन, एटम माइनस। क्वेश्चन में एटॉमिक मास गिवन है, परंतु मुझे क्या चाहिए? न्यूक्लियस। क्यों? चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। किसके मास में कमी आती है? न्यूक्लियस के मास। खत्म करो। इसको सॉल्व कर लो। डेरिवेशन नहीं चाहिए, केवल एक करके दिखा रहा हूं, आगे नहीं करके दिखाऊंगा बीटा में, इसलिए करके दिखा रहा हूं एक, कि एक बार आपको तरीका समझ में आ जाए। सीधा आंसर ही याद रखना है, समय होता है इसलिए करके दिखा देते हैं। जो बैच लेट आते हैं उनको फिर सीधे आंसर लिखवाते हैं। कारण भी है क्योंकि आंसर ही काम का है।
एक मिनट देखना, प्लस माइनस मुझे देखने दो, अभी मत लिखो तुम। एम एक्स सही है, जेड एम ई सही है, ये माइनस खोलूंगा तो हो गया, ये माइनस जेड एम ई और बाहर माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस और बाहर माइनस है तो ये आएगा माइनस, फिर प्लस का नहीं, ये प्लस बाहर माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, सही है क्या? 2 से 2 जेड से सही है, तो बचा एम एक्स माइनस एम वाई माइनस। आप सीधा उत्तर याद कर सकते हैं, एनसीईआरटी में सवाल है, सीधा उत्तर से काम चल जाएगा। ये सिर्फ लिखा है और यहां जरूर लिख लें, इसे फिर से ना तो पढ़ना है ना याद करना है, जरूरत नहीं है ना, मतलब इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें आप उलझो, क्योंकि आप वापस रिवाइज करोगे पक्का 15 मिनट खर्च करोगे, क्या लिखा हुआ है, कोने में कमेंट लिखा हुआ मिलेगा कि हाँ गुप्ता सर ने लिखा रखा है ना तो पढ़ना है ना याद करना है, तो रिलैक्स। नहीं तो क्या होगा, 3 महीने बाद कॉपी पढ़ोगे यहीं फंसे रहोगे, यार ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोने में लिख दिया, फ्री हो गए, ना पढ़ना है ना वापस याद करना है, सीधा मुझे उत्तर याद होना चाहिए, ये चाहिए याद हुआ बस, ये नहीं चाहिए 3 स्टेप। पर एक बार बता देते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का स्वभाव है, क्यों कहां से आया, तो अलग आनंद आता है, सीधे उत्तर याद करवाएंगे फिर वो बायो जैसी फीलिंग आएगी। अच्छा ये आंसर आया है या डेल टाइम आया है? अब बताओ क्यू चाहिए तो क्या करूं, डेल टाइम इंटू सी स्क्वायर। अब देख अल्फा डिके कितनी स्लाइड में आया, 1 2 3 4। अब आधी स्लाइड में शॉर्ट नोट बनवाता हूं कि 4 स्लाइड का पूरा मसाला 4 लाइन में कैसे याद करना है, कि 2025 की परीक्षा के लिए क्या याद होना चाहिए जिससे मेरा 2025 का सवाल सॉल्व हो जाए। ये 4 स्लाइड तो मैंने आपको पूरा डेरिवेशन एक्सप्लेन सब किया, अब मैं इसके शॉर्ट नोट बनवाता हूं कि 4 लाइन कौन सी याद होनी चाहिए जिससे मेरा हर किताब का अल्फा डिके का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वो लिखेंगे शॉर्ट नोट ऑन अल्फा डिके, कि ये 4 लाइन याद कर ली तो काम हो जाएगा। लिखें शॉर्ट नोट। अब मुझे अल्फा डिके में आशीष सर क्या क्या बातें याद होनी चाहिए वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहला रिएक्शन ए एक्स जेड, आइए सब लोग साथ देंगे, ऊपर कितने की कमी, नीचे, तो बताओ ए नहीं रहेगा, ए -4 जेड माइनस प्लस 4 He प्लस ढेर सारी एनर्जी रिलीज, एक्सो या एंडो, एक्सो, क्यू वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है बच्चों क्यू वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये पहली रिएक्शन एकदम शानदार याद होनी चाहिए, एकदम जबरदस्त। फिर मन में प्रश्न भी आना चाहिए, कोई यही पूछ ले भैया डिके होता क्यों है, तो तुरंत हैवी न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अनस्टेबल। हर बात का कारण जानोगे ना, इतना रिलैक्स रहता है ना चेहरे पर, अरे यार सब आता है अपन को। अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपने अंदर से पार्टिकल्स को क्या करता है, इजेक्ट, ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ सके। दूसरा दूसरा पॉइंट मेरा जबरदस्त है,
ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये डॉलर, चेक, यूपीआई, क्या मिलता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो जो क्यू वैल्यू है वो वास्तव में के ई वाई प्लस के ई अल्फा। क्या ये बात सही है? उसमें से अल्फा का कितना योगदान? अल्फा का योगदान मैंने आपको बताया A-4/A/Q। और चौथा, Q वैल्यू निकालेंगे कैसे? Q वैल्यू निकालेंगे मास में कमी। मास में कमी निकाला आपने mx माइनस my माइनस mh। अब किसी का भी डेरिवेशन नहीं चाहिए, किसी का भी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, ये चार बिंदु याद हैं, आपका अल्फा डिके शानदार तैयार हो जाएगा। तो आज का होमवर्क है, न्यूक्लियर फिजिक्स पूरी पढ़ो, जितना पढ़ा दिया। कल अल्फा बीटा गामा खत्म करूंगा और कल ही पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, और वो पढ़ने के बाद अपना न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा हो जाएगा। केवल एक हिस्सा बचेगा, एक्सरे। एक्सरे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सरे है ही नहीं, कहीं पूरी किताब में एक्सरे नहीं है, बस पीछे एक क्वेश्चन दे रखा है। उसके लिए मैं आपको 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा। बाकी न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म होते ही एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा मॉडर्न फिजिक्स तैयार हो जाएगा। सही है? चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे मौसम में आपने पढ़ाई करी, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा।